Hello friends, well wishes and friends, veterans, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें मेरे कुछ कमेंट आए थे मेरे व्यूअर्स के। तो एक तो मैंने ये डाला था कि आपका जो पेंशन है वो गुड कंडक्ट के लिए है। एक मेरे व्यूअर हैं मीर सिंह जी, वो तो कहते हैं डोंट क्रिएट टेंशन, कोई आपकी पेंशन नहीं रोक सकता। मीर सिंह जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज़ जस्ट आप कोई ग्रेव मिसकंडक्ट कीजिए या सीरियस क्राइम कीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये नारूविश जी ने कहा कि मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने कुछ पूछा था, मैं सर समझ नहीं पाया कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप दोबारा मेंशन करें, मेरे को मिला नहीं कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो बाद में बताऊंगा, लेकिन आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और ये टॉपिक जो है हमारे एक्स सर्विसमैन से और ख़ास करके जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनसे संबंधित है, लेकिन जानकारी तो हमको सबको ही रखनी चाहिए। ये है डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो सर्विस एलिमेंट और एक होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट। जब मैंने इसके वीडियो यूट्यूब पर देखे तो हर कोई अपने अपने तरीके से बता रहा था, लेकिन वहाँ एक और यूट्यूबर थे बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे, लेकिन वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ नहीं थी, समझ नहीं पा रहे थे हम कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। फिर हमने देखा कि उन्होंने कोई DSR 2008 पार्ट 1 का नाम लिया, तो मैंने उस किताब को खोला, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस पार्ट 1 2008, इसका पार्ट 2 भी है। और इसी प्रकार के पेंशन रेगुलेशंस 1982 में भी निकले थे और 1961 में भी निकले थे, और उनसे ही हमारी जो पेंशन्स हैं या हमारी डिसेबिलिटी है कंट्रोल होती है। मैंने उसको पढ़ा और मैं सबसे जो आश्चर्यजनक बात यह थी कि हम जो कहते रहते हैं कि हमारी पेंशन कम से कम 20% होनी चाहिए डिसेबिलिटी लेने के लिए, मैंने उसमें देखा, यूट्यूब पर देखा कि कहते हैं यदि आपकी कुछ केसेज में 1% डिसेबिलिटी भी है तो आपको पेंशन मिलेगी 50%। तो ये सारी कभी चौंकाने वाली बातें थी, क्योंकि जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो पहली बार ही देखें तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई ये कैसे हो गया। तो मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने यहाँ से निकाला डिसेबिलिटी पेंशन। मैं यहीं से शुरू करता हूँ इसको। ये डिसेबिलिटी पेंशन मिलती किसको है और किसको नहीं मिलती है। तो डिसेबिलिटी पेंशन का एक तो ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि इसका कोई टाइम नहीं होता है। ये 6 महीने वाले को मिल सकती है, ये 15 साल वाले को मिल सकती है, या 10 साल वाले को मिल सकती है, यदि आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाई मिलिट्री सर्विस है। अब 6 महीने वाले को कैसे मिलेगी, ये जो ट्रेनिंग करते हैं रिक्रूट्स वगैरह और बॉयज वगैरह, ये उन पर लागू हो जाती है, क्योंकि इसके लिए बड़ी ही स्पष्ट कैटेगरीज बना रखी हैं कि आप इन कैटेगरी से गुजरते हो, ये चीज़ आप पर लागू होती हैं तो आपको ये मिलेगी। और कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें ये एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड नहीं है, तो ये कहाँ का नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा डिसेबिलिटी पेंशन मिलती कैसे है। तो पहला तो यह है कि आप बीमार होते हो। अब या तो आपको कोई इंजरी हुई होगी या बीमारी हुई होगी, ये दो ही चीज़ें होती हैं, या तो चोट लगी होगी या आप बीमार हुए होंगे, और उनके कारण या तो डेथ हो सकती है या आप डिसेबल्ड हो सकते हो। जब आप डिसेबल्ड हो जाओगे तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, और यदि आप डेथ हो जाएगी तो आपको फैमिली पेंशन मिलेगी। और किस कैटेगरी में किसको कौन सी फैमिली पेंशन मिलेगी और कौन सी डिसेबिलिटी मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, आप बीमार हो गए, आपको टेम्परेरी रखा जाएगा 24 महीने, जिसको ये T24 कहते हैं। उसके बाद आपको परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में कर दिया। अब ये कंडीशन से पहली बात यह है कि आपको परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में होना चाहिए, और आपकी जो डिसेबिलिटी है या परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी है, इट मस्ट बी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। यानी हम यह कहना चाहते हैं कि जो आपके DSR 2008 के पार्ट 1 में जो कैटेगरी दे रखी है डिसेबल्ड होने के कारण,
कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी ई, उनमें अलग अलग कारणों से आप डिसेबल्ड होते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैटेगरी ए है उसमें आप डिसेबल्ड होते हो, लेकिन वो एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, और उसके अलावा चारों जो कैटेगरी हैं, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी ई, इनमें जो भी तथ्य वर्णित किए हैं उनके कारण यदि आप डिसेबल्ड होते हो तो वो आपकी डिसेबिलिटी मानी जाएगी और तब आपको पैसा मिलेगा। अब ये कहते हैं एटलीस्ट 20% डिसेबिलिटी और 1% इन इनवैलिड केसेज। अब ये क्या हो गया कि आपको 20% होगी डिसेबिलिटी मिलेगी, लेकिन इनवैलिड केसेज क्या हैं जिनमें 1% भी होगा तब भी आपको 50% मिलेगा। और कुछ होते हैं नाना केसेज, नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रेवेटेड, इनको नाना केसेज के अंतर्गत डाला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इनवैलिड आउट होते हैं, यानी जब हम नौकरी करने के लायक नहीं रहते, इनवैलिड के बहुत मतलब होते हैं। अब यहां सिर्फ ये मतलब है कि आप नौकरी करने के लायक नहीं हो या फिर आपकी कैटेगरी डाउन हो चुकी है, और आप किस कारण से हुए हो, कारण तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि वो उसी कारण से, ये जिस कारण से हुए उसी कारण से आपको डिसेबिलिटी मिलेगी। तो पहला कारण है आपका कैटेगरी ए। कैटेगरी ए जो है आपकी, इस कैटेगरी ए में नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रावेटेड आएगा। अब इसमें क्या है कि यदि आप नाना केस में आते हो तो आपका जो आपको मिलेगी इनवैलिड पेंशन, और इनवैलिड पेंशन के लिए जरूरी है कि आपकी जो सर्विस है वो 10 साल से ज्यादा हो और 15 साल से कम हो। लेकिन 15 साल के बाद यदि कोई नाना में आ जाता है और डिसेबल्ड होता है तो वो क्या करेगा, उसकी पेंशन भी इनवैलिड होगी, लेकिन वो पेंशन उसकी सर्विस पेंशन मानी जाएगी और उसके सामने लगा होगा डी। डी का मतलब यह है कि डिसेबल्ड है, और उसका फायदा ये होगा आपको कि आपकी इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगी क्योंकि आप इनवैलिड हुए हो, लेकिन आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो 10 साल से कम, अब तक तो ये था, अब 10 साल से कम जो जाएंगे नाना केसेज में उनको इनवैलिड ग्रेच्युटी मिलेगी, उसका कैलकुलेशन अलग है। और यदि आपको आर्मी से ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप फुली इनकैपेसिटेटेड हो सिविल जॉब के लिए और मिलिट्री जॉब के लिए, तो आपको भी इनवैलिड पेंशन मिलेगी। ये लेटेस्ट है, ये 20 जुलाई 2020 से ये नियम लागू हुआ है। अब आते हैं हम डिसेबिलिटी पेंशन पर। डिसेबिलिटी पेंशन जो आपको मिलेगी ये होनी चाहिए एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, और इसकी कैटेगरी चलेंगी आपकी बी, सी, डी, ई। ये 4 कैटेगरी के कारण, इनमें जो कारण दे रखे हैं उनके कारण यदि आप डिसेबल्ड होते हो तो आपको वो कहलाएगी डिसेबिलिटी पेंशन। अब ये डिसेबिलिटी पेंशन अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे आपको बी और सी में आप जाओगे तो आपकी ये डिसेबिलिटी पेंशन होगी। डी के कारणों के कारण आप यदि जाओगे तो ये आपकी लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि जो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन जो मिलेगी उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट कहते हैं, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं सर्विस एलिमेंट। फिर सुन लीजिए, बी और सी के कारण जाते हो तो आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन का जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है ये डिसेबिलिटी एलिमेंट कहलाएगा। यदि आप डी के कारण जाते हो, कैटेगरी डी के कारण, तो वो कहलाएगा लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट कहलाएगा। और यदि ई के कारण जाते हो, ई में युद्ध जैसी परिस्थितियां आती हैं, उसके कारण वो आपको बार इंजरी एलिमेंट कहलाएगा। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता है इसलिए मैं इसको यहां कर रहा हूं। अब क्या होता है कि आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में आ गए हो, और अब ये केवल डिसाइड करना है आपके सीईओ को, क्योंकि आपको एलएमसी में तो नौकरी करा नहीं सकते। जब कराएंगे आपसे तो आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो लो मेडिकल कैटेगरी जो परमानेंट आप हो गए हो, नाउ इट कम्स टू द सीईओ टू टेक एक्शन। तो वो क्या करेंगे सीईओ साहब आपको? पहली बात तो ये है कि आपसे सुटेबिलिटी कम रिटेंशन एक सर्टिफिकेट भरवाएंगे, जिससे कहेंगे भाई मैं सर्विस करना चाहता हूं आगे। आप इस कंडीशन में ये है, पहली बात तो ये है कि वो क्या सीईओ बिल आपको बोलेंगे आप लो मेडिकल कैटेगरी हो और आपको निकालना है नौकरी से। ये टोटली इनवैलिड केस है। यदि सीईओ साहब आपको निकाल देते हैं और यदि आपकी 1% डिसेबिलिटी भी है तो आपको 50% डिसेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि वो आपको कोई भी शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। सेकंड क्या है, सीईओ विल ऑफर शेल्टर अपॉइंटमेंट। सीईओ साहब आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट देंगे, आप लो मेडिकल कैटेगरी हो और हम आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और आप इसको लीजिए, लेकिन आप मना कर देते हो
सेल्टर अपॉइंटमेंट को, तो ये भी आपका इनवैलिड केस होगा। और इस केस में यदि आपकी 1% डिसेबिलिटी भी है तो आपको 50% मिलेगा। ये प्योरली ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे है, ये मेडिकल आउट माने जाएंगे सीईओ के डिसीजन से। यदि सीईओ साहब आपको ऑफर करते हैं, आप नहीं लेते हो, या सीईओ साहब ही आपको निकाल देते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी 1% डिसेबिलिटी भी होगी तो वो डिसेबिलिटी आपकी 50% के बराबर मानी जाएगी। अब क्या होगा, द LMC सोल्जर विल रिफ्यूज शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट। ये आपकी डिसेबिलिटी होगी और आपने कर दिया, आपकी 1% भी होगी तब भी आपको 50% मिलेगा। द LMC सोल्जर विल एक्सेप्ट शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट। यदि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं शेल्टर अपॉइंटमेंट को और अपनी नौकरी कंटिन्यू रखते हैं, यानी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को पूरा करने के लिए, क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के करने के लिए, तो उस कंडीशन में जब आप रिटायर होंगे तो आपकी डिसेबिलिटी 20% होना जरूरी है। इफ रिफ्यूज्ड IMB विल बी कंसिडर, और आपने मना कर दिया, मैंने कहा है पहले, तो आपका जो इनवैलिडिंग मेडिकल बोर्ड वो कंस्टिट्यूट किया जाएगा और आपको जो डिस्चार्ज देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेडिकल बोर्ड आउट कैन टेक प्लेस एनी टाइम, और मेडिकल बोर्ड आउट जो केसेस हैं उनको तो कभी भी वहां से निकाला जा सकता है, और इनके केस में भी 1% डिसेबिलिटी होगी तब भी आपको 50% मिलेगा। तो आप टाइप्स ऑफ पेंशन जो आती हैं वो है इनवैलिड पेंशन। अब इनवैलिड पेंशन तो 10 साल से ज्यादा होगी और 15 साल से कम होगी, इनवैलिड पेंशन कहलाएगी। 10 साल से कम होगी तो आजकल यदि सर्टिफिकेट दिया जाता है कि फुली इनकैपेसिटेटेड है तो आपको इनवैलिड पेंशन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको इनवैलिड ग्रेच्युटी मिलेगी। लेकिन 15 साल के बाद जो नाना केस में डिसेबिलिटी वो क्या होंगे 15 साल के बाद, क्योंकि 15 साल आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है। जब आप क्वालिफाइंग सर्विस को पूरा कर लेते हो तो वो आपकी सर्विस पेंशन है, वो आपकी सर्विस पेंशन कहो या उसको एलिमेंट कहो, और उसके सामने इनवैलिड नहीं लिख करके आपके डी लिखा होगा, क्योंकि आपने क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल पूरी कर ली है। टर्म्स एंगेजमेंट अलग बात है, तो उस केस में आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा लेकिन आपको सर्विस एलिमेंट मिलेगा, और वो जो सर्विस एलिमेंट होगा वो आपका रिटायरिंग और सर्विस पेंशन के बराबर होगा, और उसमें डी लिखा होगा। उसका फायदा ये होगा कि आपको AGI का भी फायदा मिलेगा और आपको जो इनकम टैक्स की छूट है उसका भी फायदा मिलेगा। इनवैलिड ग्रेच्युटी जो मिलेगी वो लेस देन 10 ईयर्स की है, और डिसेबिलिटी पेंशन इसका कोई टाइमिंग नहीं होता, क्योंकि आप कभी भी डिसेबल्ड हो सकते हो, और यदि आप कभी भी डिसेबल्ड हो जाते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ये डिसेबिलिटी का जो 2 भाग हैं, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट, जिस समय आप रिटायर हो रहे हो, जिस समय आप डिसेबल्ड हो, जिस समय आप आर्मी को छोड़ कर जा रहे हो, जो आपकी बेसिक पे होगी उसका 50% आपका सर्विस एलिमेंट होगा, और जो आपकी 20% एटलीस्ट आपका जो होगा, और इनवैलिड केस में 1% होगा तो 50% आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। इसका अभी तक वहां से ये निचोड़ निकला है, और कल मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से कारण है, किन किन कारणों से हम नाना केसेज में आते हैं और कौन कौन से कारणों में हम और डिसेबिलिटी वाले केसेज में आते हैं। क्यों टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी इतना ही समझाना था मुझे, और कल मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा या फिर आगे रखूंगा। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है तो वो लेंगे, नहीं अदरवाइज मैं आगे रखूंगा, इसको बताता चलूंगा आपको। और दूसरा, यदि आप वॉलेंटरी, फिर सुन लीजिए, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, आपके सीईओ का कोई रोल नहीं है और वो कंपेंसेट ग्राउंड पर ले रहे हो, आप डिसेबल्ड हो, तो किसी भी हालत में आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। फिर सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कभी कभी क्या होता है, हम डिसेबल्ड हो जाते हैं और हम सोचते हैं चलो आर्मी छोड़ देते हैं। यदि आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट जाते हो और आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो, लेकिन सीईओ साहब ने, कमांडिंग ऑफिसर ने कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की है, ना सैलरी अपॉइंटमेंट की है, ना आपने मना किया है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कंपेंसेट ग्राउंड पर आप जाते हो, तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये रूल्स में लिखा हुआ है। मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।